अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट अपना समर वेकेशन होमवर्क देखेंगे क्योंकि हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके थे। अब हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बाकी हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने समर वेकेशन होमवर्क के नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहते हैं आपने एक्सप्लेन करनी है टाइप्स ऑफ मोशन को। तो टाइप्स ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन में तब होता है जब वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के लिहाज से चेंज करता रहता है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ये हमारे पास एक मोशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे यूनिवर्स में तकरीबन हर चीज़ ही मोशन में है, ऐसा है। लेकिन जो हर चीज मोशन में है वो डिफरेंट वे में बिहेव कर रही है। कोई स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, कोई कर्व पाथ में मूव कर रही है, कुछ सर्कल में मूव कर रही है और कुछ दूसरे वे में मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे मोशन की। पहली हमारे पास आ जाती है जी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे तीन टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड द लास्ट वन इज सर्कुलर। और सेकेंड टाइप है रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड टाइप इज वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को जब हम पढ़ते हैं तो तकरीबन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करते हैं। क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, क्या ये सर्कल में मूव कर रहे हैं। लेकिन जो एक कार है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर एक एरोप्लेन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो भी ट्रांसलेशनल मोशन है। अब ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है? कहता है ट्रांसलेटरी मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। कहता है इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। बगैर रोटेट किए वो अलोंग अ लाइन मूव करती है। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। अगर आप राइडर्स इन अ फेरिस व्हील को देखो तो ये देखें, ये हमारे पास अलोंग अ लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जो राइडर्स हैं बैठे हुए हैं, जब ये रोटेट करता है, कर्व करता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। अगर हम रोड की बात करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर उसके बाद कर्व्ड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लीनियर मोशन। क्या होता है लीनियर मोशन? जो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है जी लीनियर मोशन हो जाता है। जिस तरीके से एरोप्लेन स्ट्रेट मूव करता है हवा के अंदर। और अच्छा, इसकी बहुत आसान एग्जांपल, जिस तरीके से ये बॉल है ना, अगर आप बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो, बॉल को आपने यहाँ तक फेंका, ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे चलेगी और यहाँ पे जाके आपको लगा कि ये एक वक्त के लिए रुकी, लेकिन फिर ग्रेविटी की फोर्स लगी और ये डाउनवर्ड दोबारा ज़मीन की तरफ वापस आ गई, यहाँ पे ये आके ज़मीन के साथ हिट कर दी। अच्छा, ये सारा काम वर्टिकली हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ आता है वो हमारे पास एक बिग एग्जांपल है लीनियर मोशन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सर्कुलर मोशन के क्या होता है। कहते किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर, एक सर्कुलर पाथ के अंदर, वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। आपने बचपन में अमूमन टॉय ट्रेन के साथ प्ले भी किया होगा, जिस तरह ये डायग्राम 2.7 में दिखाया जा रहा है कि ये ट्रेन एक सर्कल में ही रोटेट करती रहती है, सर्कल के अलावा वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाती। तो जो एक टॉय ट्रेन है ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। एक बाइसाइकिल हो गया, एक कार होगी जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन को पजेस कर रहे होते हैं। इसकी नेचुरल एग्जांपल क्या है कि जो हमारी ज़मीन है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हमारी ज़मीन का सूरज के इर्द गिर्द रोटेट करना, ये सर्कुलर मोशन में है। और चांद का हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट करना, ये भी बिग एग्जांपल है सर्कुलर मोशन की। एक एग्जांपल आप और भी कर सकते हैं कि एक स्टोन को एक आप स्ट्रिंग डोरी के साथ बांध के उसको यूं सर्कुलर ट्रैक में आप रोटेट करवा सकते हैं। आप यूं सर्कुलर ट्रैक में जब इसको रोटेट करवाएंगे तो वो सर्कुलर मोशन को ही पोजेस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रैंडम मोशन। क्या होता है? कहता है जो बेतरतीब, कोई अपना उसकी तरतीब नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जो इर्रेगुलर डिसऑर्डर मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो रैंडम मोशन कहलाता है। जो मोशन होता है लाइक अगर आपने चींटियां देखी हो, इंसेक्ट्स वगैरह देखी हो, बर्ड्स को फ्लाइंग करते देखा हो, तो वो स्ट्रेट मूव नहीं करते, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं, इर्रेगुलरली जो है ना वो मूव करते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? रैंडम मोशन की। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं अगर हम बात करें गैसेस की, अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी हमें पता है रैंडमली मूव करते हैं, अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं तो उनके मोशन को हम कहते हैं, ये हमारे पास ब्रोनियन मोशन है। रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रोटेटरी मोशन क्या होता है। कहता है जो स्पिनिंग मोशन होता है बॉडी का अपने एक्सिस में, तो वो क्या हो जाता है जी, रोटेटरी मोशन हो जाता है। अब अगर आप देखते हैं कि एक व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, अगर आप एक स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो, अगर हमने एक गाड़ी को जो है वो राइट साइड पे टर्न करवाना है तो हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग व्हील को राइट साइड पे घुमा देंगे। अगर हमने गाड़ी को लेफ्ट साइड पे टर्न करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस स्टीयरिंग व्हील को हम लेफ्ट साइड पे घुमा देंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ये अपनी पोजीशन को छोड़ते हुए राइट चला जाएगा, अपनी पोजीशन को छोड़ते हुए ये लेफ्ट चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये वहीं के वहीं रहता है जहाँ पे ये पड़ा होता है। बस हाँ, अपने इस एक्सिस में, इस पॉइंट पे ये रहते हुए सिर्फ रोटेट करता है, घूमना शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट का अपने एक्सिस पे ही रोटेट करना रोटेटरी मोशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल, अगर आप एक पेंडुलम क्लॉक को देखते हो, ये पेंडुलम क्लॉक जो है ना वो टू एंड फ्रो मूव करता है, तो ये एग्जांपल किसकी है, वाइब्रेटरी मोशन की। आप एक इलेक्ट्रिक हैमर बेल को देख लेते हो, ये हैमर बेल यूं ये इसके ऊपर हिट करता है टू एंड फ्रो इसके ऊपर हिट करता है तो बेल बजना शुरू हो जाती है, तो ये भी एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। अगर आप एक स्ट्रिंग ऑफ स्टार को देखते हो, तो जब आप इस स्ट्रिंग को बजाते हो टू एंड फ्रो तो क्या होता है, स्ट्रिंग बजना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, कहता है एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, हमने इसको यहाँ पर डिस्कस करना है। अब बहुत आसान है, हम डेफिनेशन को देखते हुए इसकी डेरिवेशन को ड्रा करेंगे, और बहुत ही आसान और इजी एग्जांपल है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। कहते हैं कि व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब नेट फोर्स किसी बॉडी पर लगती है तो उस पर एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बॉडी है, मैंने इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दी। जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई कर दी तो इस ऑब्जेक्ट ने इस डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दी, इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट तकरीबन मूवमेंट करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, और इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी यही है। कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। बात समझ आई बेटा? अब कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब फोर्स किसी बॉडी पर लगी, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, तो उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, उसने एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर दिया बॉडी में, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही है जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नेट फोर्स के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो बॉडी पर लग रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और यही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि डिवीजन में आ जाएगा। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई ना? बहुत इजी है इसकी डेरिवेशन को ड्रा करना। अच्छा, ये जो हमारे पास देखें, अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे जी, हमारी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी उसके फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी उसके मास के। जब हमने ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन एज इट इज वैसे लिखा जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी एज इट इज वैसा रहेगा एफ ओवर एम, यानी कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई ना बेटा? अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने देखना है जी कि हमारे पास जो नेट फोर्स है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
तो ये फोर्स हमारे पास एज इट इज़ उधर ही रहेगी, उस डायरेक्शन में ही रहेगी। चले मैं इसको, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते होते हैं कि अगर मैं फोर्स को यहाँ पे लिख दूँ, तो चले मैं इसको थोड़ा रेस करके उसी मेथड से कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास जो फोर्स है वो उधर ही रही एज इट इज़, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, और जो मैस है उधर डिवाइड हो रहा है वो एक्सेलरेशन के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए एम लिखा जाएगा कि एफ इज इक्वल टू ए एम, लेकिन जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ इज इक्वल टू एम ए। एम फोर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, मैस, और ए फोर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सलरेशन, और एफ फोर फोर्स जो हमारी नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वेरीफाई कर रहा है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने एक कंप्लीट डेरिवेशन इसकी की। सिर्फ आपने डेफिनेशन अच्छे से कंसेप्ट वाइज याद करनी है, उसके बाद इसकी जितनी डेरिवेशन होगी आप खुद लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। ठीक है, और आपको जैसा कि पता है कि हमारे पास एग्जैक्ट इसकी डेरिवेशन आ गई। अब हमने देखना है कि यूनिट फोर्स का जो यूनिट होता है ना वो न्यूटन होता है। क्या यूनिट होता है बेटा उसका, न्यूटन होता है। और जो हमारे पास 1 न्यूटन होता है ना, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है जी, 1 न्यूटन इक्वल होता है जी किलोग्राम। अच्छा ये किलोग्राम कैसे, देखिए फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और मैस का यूनिट हो गया किलोग्राम। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, आपको जैसे कि पता है, आप लोग यूनिट्स में पढ़ चुके हो, वो हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो हमारे पास 1 न्यूटन है वो किसके इक्वल हो जाता होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में 1 न्यूटन की डेफिनेशन देखेंगे। देखें ये वही डेरिवेशन है जो मैं पीछे सॉल्व कर चुका हूं। अच्छा कहता है एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी एंड मास ऑफ 1 kg, और मास कितना होगा 1 kg। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत 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 आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। और अगर सिंपल 1 न्यूटन की डेफिनेशन बोर्ड में आ जाए, पेपर में आ जाए कि डिफाइन 1 न्यूटन, तो आपने फिर सिर्फ यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देना है। इज इट क्लियर, फिर आपको वो पिछली डेरिवेशन को राइट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक्सप्लेन टेंशन and acceleration in a string where masses are hung by a frictionless pulley। हमारे पास बेटा यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है। ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। हमने इससे डोरी को पास करवाया और डोरी के एक साइड पे हमने एक ब्लॉक को बांध दिया, दूसरे साइड पे हमने दूसरे ब्लॉक को बांध दिया। जो हमारे पास पहला ब्लॉक था उसको हमने ए का नाम दे दिया, जो हमारे पास दूसरा ब्लॉक था उसको हमने बी का नाम दे दिया। जो हमारे पास ए ब्लॉक था और वो थोड़ा हैवी था, इसको हमने, इसका जो मैस होगा उसको हम m1 से भी रिप्रेजेंट करेंगे और m1 पर ग्रेविटी भी लगेगी, इसलिए m1g लगा दिया। और जो बी ब्लॉक है उसका मैस ज़रा कम है, इसलिए जो ए ब्लॉक है वो डाउनवर्ड है और बी ब्लॉक थोड़ा ऊपर है, क्योंकि वो ऊपर की जानब इसके वेट की वजह से जा रहा है। और जो बी ब्लॉक का मैस होगा उसको हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर भी ग्रेविटी लग रही होगी क्योंकि वो वेट रखता है, तो डेट्स वाई उसका भी हो जाएगा m2g। अब देखिए आपको पता है ग्रेविटी फोर्स लगाती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वहां पे। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और इस डायरेक्शन में ये देखें ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसकी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। और ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपनी फोर्स की वजह से बी वाले ब्लॉक को ऊपर की जानब खींच रहा है, तो यानी कि इसको फोर्स अपवर्ड फेस करना पड़ रही है, ग्रेविटी भी फेस करना पड़ रही है, लेकिन अपवर्ड फोर्स ग्रेटर है, तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड हो जाएगी। टेंशन जो खिंचाव होगा डोरी में वो बोथ साइड पे सेम हो जाएगा, तो दोनों का जो टी है वो सेम होगा। अब देखते हैं यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा हुआ है।
कहता है कंसीडर कर लें टू बॉडीज ए एंड बी है, एक का मास m1 है, दूसरा m2 है, लेट m1 इज ग्रेटर देन m2, वही जो मैंने बता दिया कि m1 ग्रेटर है m2 से। द बॉडीज आर अटैच टू द ऑपोजिट एंड ऑफ द इंटेक्सिबल स्ट्रिंग, ये डोरीज के साथ जो है ना, डोरी एक डोरी के साथ, डोरी के दोनों किनारों के साथ दोनों मैसेज लगे हुए हैं और वो डोरी एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है। जो बॉडी ए है वो हैवियर है, मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड, ज्यादा वेट होने की वजह से वो नीचे आएगी विद सम एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन के साथ, और उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड चली जाएगी। लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए, वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी जी, ए हो जाएगी। एट द सेम टाइम, उसी ही वक्त, द बॉडी बी, जो बॉडी बी होगी, अटैच टू द अदर एंड, जो दूसरी जानब डोरी के लगा होगा, मूविंग अप, देखें ये ऊपर की जानब जा रहा है, कहाँ जा रहा है जी, ऊपर की जानब जा रहा है, with मूविंग अप विद द सेम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, जैसा कि आपको पता है फ्रिक्शन मौजूद नहीं है उस पुली में, तो जो टेंशन होगी बोथ साइड्स पे वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी, और टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंस द बॉडी ए, जो बॉडी ए होगी वो डाउनवर्ड्स मूव करेगी, और जो अपने वेट की होने, ग्रेटर वेट होने की वजह से m1g इज ग्रेटर देन द टेंशन t इन द स्ट्रिंग, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। देखें m1g पहले मास ग्रेविटी है और फिर माइनस कर देंगे टेंशन को, ये फॉर्मूला हमारे पास बना जी, नेट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी ए पर। इसी तरीके से हमने फॉर्मूला बनाना है कि जो नेट फोर्स एक्ट करेगी बॉडी बी पर। अच्छा, अब जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी बी पर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, चलें अभी वो हमने उसके साथ उसका मास और एक्सेलरेशन को भी देखना है कि ये जो हमारे पास m1g माइनस टी है, इसका एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, m1g माइनस टी जो नेट फोर्स है बॉडी ए की, और किसकी ये नेट फोर्स है जी, मास 1 और एक्सेलरेशन की। अब एज द बॉडी बी मूव्स अपवर्ड, जैसे ही बॉडी बी अपवर्ड मूव करेगी, हिंस इट्स वेट m2g इज लेस देन, अब देखें वहां पर ग्रेटर देन था, तो जो टोटल नेट फोर्स थी वो हमने m1g माइनस टी, m1g हमने पहले रखा था, लेकिन जो बॉडी बी का मास है, जो वेट है वो लेस देन है देन द टेंशन थी इन द स्ट्रिंग, तो सबसे पहले हम टेंशन रखेंगे, बाद में उसके मास को और ग्रेविटी को उसमें से माइनस करेंगे, ये नेट फोर्स हो जाएगी पॉइंट बी की। अब ये नेट फोर्स पॉइंट बी की कहाँ से हासिल हुई, ये मास 2 से, और उसका कुछ एक्सेलरेशन भी वहां पे प्रोड्यूस हुआ, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3.6, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3.7। अब हमने 3.6 इक्वेशन और 3.7 इक्वेशन से हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये तब होगा जब हम 3.6 और 3.7 इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलें ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जो मेरे पास जो 3.6 इक्वेशन है कि जो m1g है उसमें से माइनस कर देना है मैंने t को, और ऐड कौन सा कर रहा हूँ 3.7, तो 3.7 की भी इक्वेशन लिखूंगा, प्लस ऐड कर रहा हूँ ना इसलिए प्लस लिखूंगा, t माइनस ये हमारे पास आ जाएगा जी m2 और ग्रेविटी g भी साथ में लाजमी आएगा, और इक्वल का साइन लगेगा, और इक्वल के साइन में जो a का मास है वो क्या है जी बेटा हमारे पास m1, और साथ में आ जाएगा एक्सेलरेशन, और ऐड होगा बॉडी बी का, वो बेटा हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास m2, और साथ में उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास m2 आ गया। ओके, अब हमने यहाँ पे देखना कुछ हमारे पास वैल्यूज कट रही हैं। चलें जी पहले को देखते हैं, माइनस टी पॉजिटिव टी, यानी ये हमारे पास कट रहा है, ये माइनस टी और पॉजिटिव टी कट गया, और कोई भी वैल्यूज हमारे पास नहीं कट रही, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया जी, रिमेनिंग हमारे पास रह गया जी m1 g माइनस m2 g, और इक्वल के उस साइड पे देखा कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इक्वल के उस साइड पे देखा जी हमारे पास एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा था, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया। अच्छा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन इट्स ओके, समझ आ रही है आप लोगों को, m1 प्लस m2 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हमने इस साइड पे देखा तो हमारे पास एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा था, अब हमने ये भी हमारे पास ग्रेविटी है, अब हमने देखना है कि इस साइड पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इस साइड पे हमने देखना है हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, ग्रेविटी कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया जी m1 माइनस m2,
और साथ में बेटा क्या आ गया, इसके ग्रेविटी आ गया। हमने फॉर्मूला बनाना था एक्सलेरेशन का, तो ये जो एक्सलेरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है m1 प्लस m2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको एक प्रॉपर वे में कर लेता हूँ, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी, m1 प्लस m2। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया जी, एक्सलेरेशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। एक्सलेरेशन को हमने लेफ्ट साइड पे लेके आया, इक्वल का साइन लगाया, ये हमारे पास क्या बन गया जी, m1 माइनस, और ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, m2। और मैं इसको किसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ जी m1 प्लस m2, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ये ग्रेविटी के साथ। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। इज इट क्लियर? अब ये कैसे आया हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कि हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर हमने टेंशन टी इन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला फाइंड करना है तो हम 3.7 और 3.6 को डिवाइड करेंगे। बिल्कुल बहुत ईजी है, बहुत ईजी, हम डिवाइड करेंगे तो हम ये गेट कर लेंगे। और लास्ट वन जो हमारे पास, अगर हमने जो है ग्रेविटी का फॉर्मूला फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ग्रेविटी जो लास्ट वाला फॉर्मूला है जी, ग्रेविटी इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय एक्सलेरेशन। और अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए, वो ग्रेविटी का जो है ना फाइंड करने के लिए किए तो ये फॉर्मूला लगाओगे, टेंशन फाइंड करने के लिए किए तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, एक्सलेरेशन फाइंड करने के लिए किए तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। होप सो ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। अल्लाह हाफिज़।